एपिसोड के स्टार्ट में हमें कैसल दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एक चेयर के ऊपर कालीन बैठा हुआ था और तीनों क्लैन के लीडर उसके सामने आकर उसको ग्रीट करते हैं। तभी स्पिरिट क्लैन की लीडर बोलती है, मास्टर लिंग फैंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जब तक लिंग फैंग इमोर्टल्स के साथ रहेगा हम इमोर्टल्स का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। लिंग फैंग मर जाएगा लेकिन कभी भी इमोर्टल लैंड पर वो कब्जा नहीं होने देगा मास्टर। अब तभी हम कालीन को देखते हैं जो कि बोलता है कि मैंने लिंग फैंग की पावर को देखा है, उसकी कल्टीवेशन अभी बहुत ज्यादा कम है। चाहे उसकी पावर अर्थ इमोर्टल के बराबर है लेकिन उसकी कल्टीवेशन कम होने की वजह से वो बहुत ज्यादा वीक है। अपनी इस कल्टीवेशन लेवल के साथ कभी भी मेरे सामने वो नहीं टिक पाएगा। और जैसे ही वो मेरी टेरिटरी में आएगा तो अपनी रियल बॉडी से मैं उसके ऊपर अटैक करके उसके सोल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और फिर उसकी बॉडी के ऊपर मैं कब्जा कर लूंगा। तभी ईगल क्लैन का लीडर आगे बढ़ते हुए बोलता है कि मास्टर लिंग फैंग से बड़ा खतरा यहाँ पर मौजूद है और वो थंडर ड्रैगन है। वो एक पैरामोर्डियल गॉड है, उससे फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी जॉइंट क्लैन का लीडर भी बोलता है कि मास्टर ईगल क्लैन का लीडर बिल्कुल ठीक बोल रहा है, थंडर ड्रैगन बहुत ज्यादा पावरफुल है और अपने सिर्फ एक ही अटैक से हमारे पूरे डीमन क्लैन को वो खत्म कर सकता है। तो अगर फाइट के दौरान वो यहाँ पर अपीयर हुआ तो हम में से किसी का भी बचना मुमकिन नहीं है। जिस पर कालीन बोलता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, वो थंडर ड्रैगन एक पैरामोरियल गॉड है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तुम्हें डरने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर फाइट के दौरान वो थंडर ड्रैगन भी मेरी रियल बॉडी के सामने आया तो मैं उसकी सारी पावर को अब्सॉर्ब कर लूंगा, जिसके बाद मैं उसकी पावर का ही यूज करते हुए अपनी इस कैद से आजाद हो जाऊंगा। और फिर लिंग फैंग की बॉडी के ऊपर कब्जा करने के बाद हम सब लोग मिलकर इस फॉरबिडन एरिया से बाहर निकलेंगे। कालीन की ये सारी बातें सुनकर तीनों क्लैन के लीडर कालीन की तारीफ करने लगते हैं और बहुत ज्यादा खुश भी हो जाते हैं। जिस पर कालीन खड़ा होते हुए कहता है कि मेरा ये प्लान बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन हमारी एक गलती हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है और कोई गलती ना होने पाए, इसीलिए हमें सारी तैयारियां पहले से करनी होगी। सबसे पहले तो हमें उस डिवाइन सन को वीक करना होगा जिसने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। हमारा सीन चेंज होता है और नेक्स्ट सीन में हम उस कैद खाने को देखते हैं जहाँ पर कालीन ने ताई सेक्ट के सभी डिसाइपल्स को कैद करके रखा हुआ था। वहाँ पर ताई सेक्ट के इमोर्टल्स के साथ साथ और भी बहुत सारे इमोर्टल्स कैद थे। इतने में दो डीमन वहाँ पर आते हैं और दो इमोर्टल्स की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हमारे डीमन ओरा ने इन दोनों की सोल को करप्ट कर दिया है, इसलिए इन दोनों को कैद से बाहर निकाल कर लेकर आओ। और उसकी बात सुनते हुए दूसरा डीमन जल्दी से उन दोनों को कैद से बाहर निकालता है। वो दोनों इमोर्टल जैसे ही कैद से बाहर आते हैं तो पहला डीमन उन दोनों को चेक करता है और बोलता है कि ये दोनों पूरी तरह से करप्टेड हो चुके हैं। अब वो दोनों डीमन उन इमोर्टल को लेकर कहीं जाने लगते हैं। जब दूसरा डीमन बोलता है कि बिग ब्रदर हम कहाँ जा रहे हैं, और पहला डीमन बोलता है कि सनलाइट गोल्ड आइलैंड में। ये सुनकर दूसरा डीमन घबरा जाता है, कहता है कि वहाँ पर तो डिवाइन सन रखा हुआ है और उसी डिवाइन सन की वजह से तो हमारा एम्परर अभी तक उस कैसल के अंदर कैद है। और अगर कोई भी डीमन उस डिवाइन सन के पास जाने की कोशिश करता है तो उस डिवाइन सन की एनर्जी से उस डीमन की बॉडी जलकर राख हो जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है। तो हम उस डिवाइन सन के पास क्यों जा रहे हैं? तभी पहला डीमन बोलता है कि हम दोनों वहाँ पर नहीं जा रहे हैं, बल्कि ये जो दो इमोर्टल हम साथ लेकर आए हैं इन दोनों को हम वहाँ पर भेजेंगे और इनकी पावर और एनर्जी का यूज करते हुए उस डिवाइन सन को डिस्ट्रॉय करने की हम कोशिश करेंगे। और जैसे ही वो डिवाइन सन डिस्ट्रॉय होगा तो हमारे एम्परर अपने कैसल से आजाद हो जाएंगे। ये सुनकर दूसरा डीमन बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत ही अच्छा आइडिया है। अगर वो डिवाइन सन डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हम सब डीमंस की कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि उसी डिवाइन सन ने हमारी कल्टीवेशन को सप्रेस करके रखा है। नेक्स्ट सीन में हमें सनलाइट गॉडलेट दिखाया जाता है जिसके ऊपर वो डिवाइन सन उड़ रहा था और उसके ऊपर एक बैरियर बना हुआ था और उस बैरियर ने ही कालीन की लेयर बॉडी को वहाँ पर कैद करके रखा हुआ था। हम देखते हैं कि वहीं पर कालीन एक जगह पर बैठा था और उसके सामने तीनों क्लैन के लीडर्स भी बैठे हुए थे। तभी स्पिरिट क्लैन की लीडर कहती है कि ये डिवाइन सन तो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। आज फाइनली इस डिवाइन सन को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसके बाद मास्टर आप आजाद हो जाएंगे और हमें इस फॉरबिडन एरिया से आजाद होने में कोई भी नहीं रोक पाएगा। तभी कालीन हंसते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर पिछले 1 लाख सालों से कैद हूँ, लेकिन अब वक्त आ गया है मेरे आजाद होने का। यहाँ से आजाद होते ही सबसे पहले मैं लिंग फैंग की बॉडी के ऊपर कब्जा करूंगा और फिर इस दुनिया पर सिर्फ मेरा राज होगा।
इतने में हम देखते हैं कि एक पोर्टल ओपन होता है, वहाँ से वो दोनों डीमंस उन इमोर्टल को लेकर आते हैं और उनको देखकर तो कालीन और ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है चलो जल्दी करो और अपना काम स्टार्ट करो ताकि ये डिवाइन सन डिस्ट्रॉय हो जाए और मैं आजाद हो सकूं। सबसे पहले हम स्पिरिट क्लैन के लीडर को देखते हैं जो कि डिवाइन सन को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके करीब जाती है, लेकिन तभी डिवाइन सन उसके ऊपर एक वेव अटैक करता है और वो एक शील्ड निकालते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर देती है, लेकिन उसकी शील्ड फ्लेम वेव से डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो इंजर्ड हो जाती है और पीछे गिर जाती है। अब स्पिरिट क्लैन के लीडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो कहती है कि ये डिवाइन सन इतना ज्यादा वीक हो चुका है लेकिन फिर भी ये हमें अपने पास नहीं जाने दे रहा है, जिस पर कालीन गुस्से से कहता है कि बकवास बंद करो, हम सब जानते हैं कि ये डिवाइन सन सिर्फ डीमंस के ऊपर ही अटैक करता है, इमोर्टल्स को ये कुछ भी नहीं कहता है, इसलिए इमोर्टल्स को आगे भेजो। अब स्पिरिट क्लैन की लीडर ये बात सुनते ही उन इमोर्टल्स को अपने कंट्रोल में कर लेती है और फिर उन्हें डिवाइन सन के ऊपर अटैक करने के लिए कहती है और बोलती है कि अगर तुम इस पर अटैक करोगे तो ये तुम्हें मिल जाएगा। अब वो दोनों इमोर्टल्स अपने स्वर्ड्स को बाहर निकाल लेते हैं और अटैक करने के लिए डिवाइन सन की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि डिवाइन सन से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हीट वेव निकलती है और वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि इमोर्टल की बॉडी वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। हम स्पिरिट क्लैन के लीडर को देखते हैं जो कि जल्दी से इमोर्टल्स की होली स्वर्ड को अपने कब्जे में ले लेती है और कहती है कि ये इमोर्टल्स बहुत ज्यादा वीक थे इसीलिए इतनी जल्दी मारे गए। कालीन कहता है तो फिर ठीक है, जाओ और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोर्टल्स लेकर आओ, हमारे पास बहुत से इमोर्टल्स कैद हैं तो उनका यूज करो, हमें कुछ भी करके इस डिवाइन सन को आज डिस्ट्रॉय करना होगा। अब हम स्पिरिट क्लैन के लीडर को देखते हैं जो वहाँ पर एक लेडी इमोर्टल को ले आती है और उसे ऑर्डर देती है उस डिवाइन सन को डिस्ट्रॉय करने का, जिस पर वो लेडी इमोर्टल जल्दी से डिवाइन सन की तरफ जाती है और अपने स्वर्ड को निकाल देती है, लेकिन पहले इमोर्टल्स की तरह वो भी यहाँ पर फौरन ही मारी जाती है। अब स्पिरिट क्लैन की लीडर एक और इमोर्टल को लेकर आती है और उसे अटैक करने के लिए बोलती है और वो इमोर्टल बहुत ही तेजी से डिवाइन सन की तरफ जाने लगती है। वो लेडी इमोर्टल जैसे ही उस डिवाइन बैरियर के करीब पहुंचती है तभी स्पिरिट क्लैन की लीडर उसके तलिस्मन का यूज करते हुए बैरियर के दरमियान से एक रास्ता बना देती है, जिसकी वजह से वो लेडी इमोर्टल उसे क्रॉस कर जाती है और वो लेडी इमोर्टल जैसे ही बैरियर को क्रॉस करके डिवाइन सन के करीब पहुंचती है तो स्पिरिट क्लैन की लीडर उसकी बॉडी को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से डिवाइन सन की पावर थोड़ी सी कम हो जाती है। ये देखकर कालीन हंसते हुए कहता है कि और इमोर्टल्स को लेकर आओ, ये डिवाइन सन आज यहाँ पर डिस्ट्रॉय होगा। हम देखते हैं कि सभी डीमंस और ज्यादा इमोर्टल्स को लाने लगते हैं, जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है। हमें गॉड्स लैंड दिखाया जाता है जहाँ पर एंसेस्टर सूजू कई सारे डीमंस के साथ फाइट कर रही थी। तभी एक 8 लेवल का इमोर्टल एंसेस्टर सूजू के ऊपर अटैक करते हुए उनको इंजर्ड कर देता है। तभी हम लिंग फैंग को देखते हैं जो कि उनसे कुछ दूरी पर ही फाइट कर रहा था और अपने एक ही अटैक से इविल स्पिरिट्स को मारते हुए वो जल्दी से एंसेस्टर सूजू के पास आता है और उनको संभालता है, जिसके बाद वो अपनी सोल बॉडी को बाहर निकालते हुए एक ही अटैक में उस हॉक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इतने में शाओ तियान बाहर आते हुए बोलता है कि इनकी कल्टीवेशन पावर बहुत ज्यादा है और इनको ऐसा लगता है कि ये हमसे जीत सकते हैं और हमें हरा सकते हैं, जबकि ये नहीं जानते कि मेरे मास्टर से ये जीत नहीं सकते हैं। जिस पर लिंग फैंग उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहता है कि बेवकूफ, आगे जाओ और जाकर इन इवल स्पिरिट से फाइट करो क्योंकि ये रास्ता काफी लंबा होने वाला है, क्योंकि अगर इन इवल स्पिरिट से फाइट करते हुए मेरी पावर खत्म हो गई तो आगे आने वाले मॉन्स्टर्स का सामना मैं नहीं कर पाऊंगा। अब वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर और ज्यादा इवल स्पिरिट्स आ जाते हैं। लिंग फैंग उन सब के ऊपर अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद हम मेंग त्यान और लिंग फैंग को देखते हैं जो कि अपने अटैक्स को कंबाइन करते हैं और वहां पर एक थंडर फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे इवल स्पिरिट्स मारे जाते हैं। फिर हम एंसेस्टर सूजू को देखते हैं जो कि एक तरफ इशारा करते हुए कहती है कि हमें वो आइलैंड नजर आ रहा है, हमें बस वहीं तक जाना है। और लिंग फैंग की नजर जैसे ही मेंग त्यान पर पड़ती है तो वो मेंग त्यान से पूछता है कि तुम इतने ज्यादा सैड क्यों हो, जिस पर मेंग त्यान कहता है कि मैं एक बात सोच रहा हूँ, अगर इस ट्रेयर का यूज करने के बाद भी हम कालीन को हरा नहीं पाए तो क्या होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कालीन की बॉडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और हम दोनों मिलकर भी उससे फाइट नहीं कर सकते हैं। जिस पर लिंग फैंग कहता है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो गई तो मैं जानता हूँ कि थंडर ड्रैगन हमारी हेल्प जरूर करेंगे। लेकिन हम तभी लिंग फैंग के सोल के अंदर बैठे हुए उस थंडर ड्रैगन को देखते हैं जो कि उसकी बातें सुनते हुए कहता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा, ना ही मैं किसी डीमन से फाइट करूंगा। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी एनर्जी को रिकवर किया है और अब मैं अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। आज मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से लिंग दोबारा कभी फाइट करने के लिए मुझसे हेल्प ना मांगे।
मांगे, क्योंकि अगर आज मैं इसकी हेल्प कर भी देता हूँ तो हर फाइट के लिए लिंग फेंग मेरी ही हेल्प मांगेगा और मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगी। मुझे सबको ये दिखाना होगा कि मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और फिर लिंग फेंग भी मुझे सबसे फाइट करने के लिए नहीं बुलाएगा। वाह, मेरा आइडिया कितना अच्छा है। थंडर ड्रैगन के इस आइडिया के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो